एपिसोड 265 रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। तभी उसका असिस्टेंट निकोल डोर नॉक करके अंदर आ गया और आपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर हिम्मत करके बोला, बॉस हमने बहुत ढूंढा, हमें मेम की चेहरे वाली लड़की अभी तक नहीं मिली। हम डाटाबेस में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमारे हैकर्स उस फायर वॉल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उस फायर वॉल को जरूर हैकर शैडो ने बनाया है जो लीडर बोर्ड पर टॉप में है। उसका ही फायर वॉल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारे हैकर उस फायर वॉल की वीक पॉइंट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब आगे। निकोल की बात सुनकर पारस का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से बोला, ठीक है, बाकी सब पर नजर रखो। जैसे ही वो लोग कोई हरकत करे उनकी लीड को फॉलो करना और हमारे बाकी सारे सोर्सेज भी लगा दो, खास करके क्वीन फोमा पर इस वक्त नजर रखो। अगर वहां कुछ भी ऐसा होता है जो अनयूजुअल हो तो तुरंत एक्शन लो। डॉक्टर ईशा ने एंटीडोट बनाने के लिए क्वीन फोमा के लैब को चूज किया था और क्वीन फोमा में डॉक्टर ईशा की ऑर्डर पर ही फ्री ट्रीटमेंट दिया गया है पेशेंट को। जरूर उनके बीच कोई लिंक होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले इस बारे में पता करो, जरूर डॉक्टर ईशा के बारे में पता चल जाएगा। पारस अब और वेट नहीं कर पा रहा था, उसे बस जल्द से जल्द अपने तितली को अपनी खिसने लाना था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। निकोल जी बॉस के कर वहां से चला गया तो पारस ईशानी की पेंटिंग वाली फोटो को देखते हुए बोला, तुम कितने दिन मुझसे छुप सकती हो तितली, तुम्हें तो मैं कैद करके ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की एक विला में सुरेश सिन्हा, नरेश सिन्हा बैठे हुए कुछ बात कर रहे थे। वहीं अर्जित ऊपर खड़े उन दोनों को देख रहा था। तभी वहां पर एक गार्ड आया और एक फाइल सुरेश जी को देते हुए बोला, सर ये रही वो सभी इन्फॉर्मेशन जो आपने मंगवाया था। सुरेश जी ने उस गार्ड से उस फाइल को लिया और देखने लगा। कुछ देर फाइल रीड करने के बाद सुरेश जी उस गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोले, क्वीन फोमा पर नजर रखो, अगर उस कंपनी का डॉक्टर ईशा से कोई लेना देना है तो वो जरूर वहां आ सकती है, फिर हम उसे जरूर पकड़ पाएंगे। तो वो गार्ड अपना सिर झुका कर बोला, सर एक और बात भी है, सिर्फ हम नहीं बाकी बहुत सारे गैंग्स भी क्वीन फोमा पर नजर रख रहे हैं। मुझे लगता है सबको यही लगता है क्वीन फोमा के जरिए वो सब डॉक्टर ईशा तक पहुंच सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हम उन सबको ठिकाने लगा देते ताकि बाद में जब डॉक्टर ईशा मिल जाए तो प्रॉब्लम ना हो, पर वो सब भी हमारे लोगों की तरह ही ट्रेंड है। ठीक है तुम जाओ, अगर डॉक्टर ईशा मिल गई तब हम जेनेट्स को ले आएंगे, हमारे जेनेट्स के आगे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुरेश की बात सुनकर वो गार्ड वहां से चला गया। वहीं अर्जित को ये सब बहुत बकवास लग रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यही किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लेगा। वो वहां से आपने रूम की तरफ चला गया और आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लगा। उसे प्रॉपर्टी या पावर कुछ भी नहीं चाहिए था, वो एक छोटी सी जॉब करके भी खुश रह सकता था। उसे इस खून खराबे भरी दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं रहना था जहां सब एक एक इंसान रूपी भेड़िया है। उसके दादाजी डैड भी उनमें से एक है जो गरीब लोगों को आपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाते थे। वहीं राजवंश विला में मोक्ष ईशानी को लेकर बेड पर लेटा हुआ था और उसकी पेट को प्यार से सहला रहा था तो कभी चूम रहा था। वहीं ईशानी मोक्ष के बालों को सहलाते हुए उसे देख रही थी। हब्बी क्या तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं है जो इतनी देर घर में हो, ईशानी ने गुस्से हुए पूछा। हाँ पर मेरी बीबी और प्रिंसेस से ज्यादा जरूरी नहीं, मोक्ष फिर से उसकी पेट पर शिद्दत से चूमते हुए बोला। तो ईशानी आंखें छोटी करते हुए बोली, फिर से प्रिंसेस, क्या पता दो प्रिंस हो या एक प्रिंसेस एक प्रिंस हो, क्या आप मेरे दोनों बच्चों से अलग अलग प्यार करते हैं? नहीं बीबी, हमारी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रिंस तो चाहिए, मोक्ष अनजान बनते हुए बोला। ईशानी और भी चिढ़ गई, उसकी मूड स्विंग्स होने लगे थे। वो कंट्रोल करने की ट्राई करती थी पर उससे हो नहीं पा रहा था। वो थोड़े गुस्से से बोली, मेरे दोनों बच्चे खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपनी प्रिंसेस को कमजोर नहीं बनाना कि उसे अपने भाई की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। मोक्ष ने डे से देखा ईशानी गुस्सा हो रही है तो वो चुप हो गया। हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी बीवी को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वहीं नरेंद्र जी टेंशन में इधर उधर हो रहे थे। उन्होंने जया जी को एक विला दे दिया था रहने के लिए, 2 दिन बाद वो जाने वाले थे। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बीवी को कैसे मनाए जो गुस्से से घर छोड़कर जाने की जिद ही पकड़ी हुई थी। दादू क्या हुआ, क्या दादी ने आपको रूम से बाहर निकाल दिया? नव्या हंसते हुए उनकी फिरकी लेते हुए बोली। शैतान, क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी दादी माँ ये घर छोड़कर मायके चली जाए जो मेरा उड़ा रही हो? नरेंद्र जी ने अपनी आंखें छोटी करके नव्या को घूरते हुए बोला। नहीं दादाजी ने कहा आपको चिढ़ा रही हूँ, बल्कि मेरे पास तो एक आइडिया है जिससे दादी माँ आपको छोड़कर मायके कभी नहीं जाएंगी। नव्या मुंह बनाकर अपनी खुरापाती दिमाग लगाते हुए बोली। ओहो अच्छा, तो बताओ कौन सा आइडिया है जिससे तुम्हारी दादी मान जाए? नरेंद्र जी ने एक्साइटेड होकर पूछा। तो नव्या ने धीरे से उन्हें कुछ कहा तो दादाजी एक्साइटेड हो गए। ओहो ये तो सबसे अच्छा आइडिया है, अब मेरी बच्ची ही है जो तुम्हारी दादी माँ को मना सकती है। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए। तो दक्ष उसके पास आकर बोला, तूने ऐसा क्या आइडिया दे दिया दादाजी को जो वो इतने खुश हो गए?
नव्या हंसते हुए बोली, कुछ नहीं भाई, बस मैंने दादाजी को कहा कि आप भाभी से बोलिए, देखना उनकी कहने से एक बार नहीं दादी की गुस्सा चला जाएगा। नव्या और दक्ष दोनों ही हंसने लगे, सच में ये हो सकता था। वहीं निहारिका की रूम में जया जी और प्रियंका जी भी उसकी रूम में ही थी। तीनों गुस्से से बौखलाए हुए थे। निहारिका गुस्से से बोली, क्यों दादी, हम यहाँ से क्यों जाना है? अभी तक तो मुझे एक मौका भी नहीं मिला ईशानी को कुछ करने का। और बड़े नाना जी वो हमें कैसे इस घर से निकाल सकते हैं? क्या अब उनके मन में आपके लिए कोई प्यार या केयर बहन है दादी, जो वो हमें इस तरह घर से निकाल रहे हैं, जब गलती उस ईशानी की थी? दादी माँ, मोम में सच कह रही हूँ, उस घटिया लड़की ने जानबूझकर मेरे पैर पर पैर रखा था। वो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी और मेरी गलती नहीं थी। फिर भी मोक्ष ने मुझे कितना बेइज्जत किया। मोम, दादी माँ, मेरी क्या गलती है? मुझे बस मोक्ष से प्यार है, इसमें मेरी कहाँ गलती है? और आपने सुना ना उस बुढ़िया कनक नानी ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी जैसी दो कौड़ी की लड़की मोक्ष के लायक नहीं है। क्यों दादी माँ, क्यों? मोक्ष मुझे जरा भी पसंद नहीं करता है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? मुझमें क्या कमी है मोम, जो मेरा प्यार ही मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा था? हाँ बच्चा, हमें तुम पर भरोसा है। उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सके, और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है मेरी बच्ची। प्रियंका जी निहारिका को संभालते हुए बोली। दादी माँ भी बोली, आपने आपको कम समझने की कोशिश मत करो बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। पर अब मोक्ष तुम्हें पसंद नहीं करता, इसमें तो हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। और भाई ने भी हमें यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। 2 दिन के अंदर हमें यहाँ से विला में शिफ्ट होना होगा। तुम रो मत, हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्या हुआ? तुम तो अभी भी राजवंश कॉर्पोरेशन में जॉब करती हो ना, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे मोक्ष से मिलने का। नहीं दादी माँ, मुझे यहाँ से नहीं जाना। अगर मैं यहाँ से चली गई तो ईशानी को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। निहारिका गुस्से से रोते हुए बोली। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मोक्ष का बच्चा ईशानी की कोख से जन्म ले। आपको क्या लगता है उन दोनों का बच्चा हो जाने के बाद मेरे लिए कोई जगह होगी कभी मोक्ष के जिंदगी में? जया जी उसकी गाल पर एक थापड़ मारते हुए बोली, बस करो, बहुत हो गया ये पागलपन। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अभी ईशानी के साथ कुछ करेगी तो मोक्ष तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? उसने पहले ही धमकी दी है कि इस बार अगर तुम उसकी बीवी की करीब गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ईशानी के साथ कुछ भी हुआ तो सबसे पहले शक तुम पर जाएगा। इसलिए अभी के लिए तुम बिल्कुल शांत रहो, विला में जाने के बाद हम कुछ सोचेंगे। उनकी बात सुनकर निहारिका शांत हो गई। उसे लगा नहीं था कि उसकी दादी उसे थापड़ मरेगी, पर अपनी दादी की बात भी उसे सही लग रही थी। शाम का वक्त राजवंश बिल्ला सब हॉल में बैठे हुए थे, तभी बटलर हॉल में आकर बोला, बड़े सर, वो मेम की फैमिली के लोग मेम से मिलने आए हैं। उसकी बात सुनकर नरेंद्र जी स्माइल करते हुए बोले, ठीक है, उन्हें अंदर आने के लिए कहो। वहीं ईशानी मोक्ष को देख रही थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आज उसकी फैमिली आ रही है। मोक्ष उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोला, रिलैक्स बीबी, मैंने ही उन्हें आने के लिए बोला था। नंदिनी और बाकी सब तुमसे मिलना चाहते थे। ईशानी ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं दूसरे सोफे पर निहारिका, प्रियंका जी और जया जी बैठी थी। तीनों यही सोच रहे थे कि आखिर ईशानी किस फैमिली से बिलोंग करती है, आज पता चल ही जाएगा। अंशुमान भी आज जल्दी कॉलेज से विला आ गया था। वो भी वही सबके साथ बैठा हुआ था और दक्ष से बात कर रहा था। तभी हॉल में आहूजा फैमिली, रायजादा फैमिली, सहगल फैमिली और मेहरा फैमिली की एंट्री हुई। सिर्फ सहाय फैमिली से कोई नहीं आया था, क्योंकि दिल्ली में रहकर विश्वाम्भर जी इस वक्त जितना हो सके अपनी पोती को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी पता था कि ईशानी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपनी पावर यूज करके जितना हो सके बाहरी ताकतों को देश से आने से रोक रहे थे। ईशानी की चारों दोस्त तो ईशानी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़े। नरेंद्र जी, अखिलेश जी और बाकी सब सोफे से उठ गए और सब एक दूसरे को ग्रिट करने लगे। नंदिनी, काव्या, अनुजा और रितिका ईशानी के गले लग गई। सब सोफे पर बैठ गए तो रितिका एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, अब मैं मासी बनने वाली हूँ। थैंक यू ईशू, मुझे मासी बनाने के लिए। जीजू, आप दोनों तो बहुत फास्ट निकले। मुझे तो लगा था ईशानी जितनी स्ट्रिक्ट है वो सबसे आखिर में शायद मैरिज करेगी, पर अब तो मेरी ईशू पहले हम ही मासी बनाने वाली है। काव्या मोक्ष और ईशानी को टीच करते हुए बोली। तो ईशानी ने उसकी सिर पर धीरे से मारा और सिर हिला दिया। उसकी ये झल्ली दोस्त कभी नहीं सुधरने वाली थी। मोक्ष टेडी स्माइल लिए बोला, मुझे कभी अच्छे काम में देरी करना पसंद नहीं है। और जहां बात मेरी बीबी, मेरी बेबी डॉल की हो, तो मैं दुनिया की हर खुशी उसे पहले देना चाहता हूं। इसलिए मैंने जल्दी ही ये खुशी भी दे दिया। मोक्ष की बातें सुनकर ईशानी को इस वक्त शर्म से कहीं गड़ जाने का मन कर रहा था। उसने जोर से मोक्ष के कमर पर चिकोट काटी, पर मोक्ष का हार्ड मसल्स की वजह से उसे लगा जैसे उसकी बीबी उसे गुदगुदी कर रही है। वो ईशानी पर झुकते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इतना कहकर वो उसे आंखें मारकर उसकी गाल पर किस कर दिया। वो बस अपनी बीबी को सबके सामने छेड़कर चिढ़ाना चाहता था। उसकी बात सुनकर और सबके सामने किस करता देख आज सच में ईशानी को मोक्ष के सिर पर मारने का मन कर रहा था। शर्म से उसकी गाल एकदम कश्मीर सेब की तरह लाल हो गई थी।
वहीं बाकी सबकी मोक्ष को आंखें फाड़े देख रहे थे कि सबके सामने ये इतनी बेशर्मी भरी बातें भी कर सकता है। अविनाश जी अपनी छड़ी को जानबूझकर नीचे पटकते हुए बोले, दामाद जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। आप मेरी पोती को ऐसे सबके सामने परेशान नहीं कर सकते हैं। देवेंद्र जी भी बोले, एक तो तुमने हम बूढ़ों की बातों को नजरअंदाज किया, खैर छोड़ो ये तो हम बूढ़ों के लिए एक खुशी की बात है, आखिरकार हमारी पोती हमें परनाना जो बनाने वाली है। अब हम हमारी इशू की बच्चे को देख पाएंगे। तभी रविकांत जी भी बोले, हाँ मुझे तो वेट ही नहीं पोता रहा है अपनी पर नाती या नातिन को गोद में लेने के लिए। उनकी बात सुनकर मोक्ष डेविल स्माइल करते हुए बोला, तब तो आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने आप सबकी ख्वाहिश जो पूरी की है। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।